thank you so much for showing up to my brand new channel called Arambadhyay. We are starting Indian polity series today and our first topic is framing of Indian Constitution. So let's begin. Constitution basically है क्या? Constitution is a kind of rule book. ये रूल्स की एक किताब है जिसपे वो सब लॉज हैं जो एक नेशन को, एक राष्ट्र को गवर्न करने के लिए जरूरी होते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना. तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. इसका आइडिया सबसे पहले दिया था M.N. रॉय ने इन द ईयर 1934. सो द ईयर एंड द पर्सन बोथ स्टैंड्स इम्पॉर्टेंट. ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले बनके कब तैयार हुई? इसके इलेक्शन जुलाई 1946 में स्टार्ट हो गए थे और अगस्त 1946 तक ये इलेक्शंस चले हैं. फाइनली इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हुई थी 6 दिसंबर 1946 को. 6 दिसंबर 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 टोटल मेंबर्स थे. इन 389 टोटल मेंबर्स में से जो 15 थी वो विमेन थी, औरतें थी. इन टोटल 389 मेंबर्स में से 296 इलेक्ट होकर आ रहे थे और 93 जो थे वो नॉमिनेटेड थे. इलेक्ट कहां से होकर आ रहे थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से. प्रोविंसेस अगर आप समझना चाहें आम भाषा में तो जैसे प्रेजेंट डे हमारी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे ही ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने जो भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. सो 296 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आ रहे थे, चुनकर आ रहे थे, whereas 93 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आ रहे थे. कहां से नॉमिनेट हो रहे थे? प्रिंसली स्टेट से. उस टाइम पे जहां पे राजाओं का रूल होता था जिन एरिया में, वहां से 93 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट होकर आ रहे थे. इन 296 इलेक्टेड मेंबर्स में से जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो कांग्रेस के पास थी मेजॉरिटी. 208 सीटें थी कांग्रेस के पास, 73 थी मुस्लिम लीग के पास एंड 15 जो थी वो इंडिपेंडेंट के पास सीट्स थी. बहुमत में थी कांग्रेस. फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को. ये डेट इंपॉर्टेंट है. इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. कोई भी मीटिंग को लीड करने के लिए एक हेड चाहिए होता है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, परमानेंट बेसिस पे नहीं बनाया गया है क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसीलिए सीनियरिटी के बेसिस पे इनको बना दिया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट. सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को. इस मीटिंग की 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थी. पहली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट और ये परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं. अब जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे उनका काम खत्म हो जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है H.C. मुखर्जी को और एडवाइजर बनाए जाते हैं B.N. राव. एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाता है B.N. राव को. तो ये डेट और ये तीनों अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है. थर्ड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 13 दिसंबर 1946 को. इस मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, वो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनके बर्थडे पे हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनता है. प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही उस प्रियम्बल का जो था वो बेस था. ये पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया. कब? 13 दिसंबर 1946 को. और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को.
Jan 1947। नाउ हम 1947 में आ चुके हैं। तो 1947 June 1947 को एक प्लान आता है जो माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग ही इंडिया एंड पाकिस्तान की जो है वो डिवीजन हुई है, पार्टीशन हुई है। जब देश बट रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बटेंगी, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी, एक पाकिस्तान की, एक इंडिया की। ये जो टोटल 389 मेंबर्स थे, ये इनमें से 90 मेंबर्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हो जाते हैं और रिमेनिंग 299 मेंबर्स जो हैं वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहते हैं। The next development that took place was the formation of the drafting committee। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को। ये 7 मेंबर कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी भी जो मेंबर्स हैं उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. गोपाल स्वामी अयंगर, N. माधव राव एंड T.T. कृष्णमाचारी। इसमें N. माधव राव मेंबर बने थे क्योंकि B.L. मित्तर ने रिजाइन कर दिया था, इनकी सीट वेकेंट हो गई थी, तो N. माधव राव उनकी जगह आए थे। और D.P. खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। तो इस दिन, ये डेट इंपॉर्टेंट है, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949। और हमने इसको एनफोर्स कब किया? एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना, तो हमने एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950। इस दिन 26 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, whereas 26th November is celebrated as the Constitution Day। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था तो हमने 26 जनवरी 2 महीने का टाइम क्यों लिया इसको एनफोर्स करने के लिए? क्योंकि जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तब एक मेजर पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के हर साल के एंड में एक सेशन होता था। सेम इन द ईयर 1929 कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, जिसको लाहौर सेशन के नाम से जाना जाता है। लाहौर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। इस सेशन में कांग्रेस ने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, फर्स्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इसी दिन की सिग्निफिकेंस को मेंटेन रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एनफोर्स किया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया, ये दिन हमारे हाथ में नहीं था। हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हुई, वो भी हमारे हाथ में नहीं थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो ये वाले दिन की सिग्निफिकेंस कहीं दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने 2 मंथ का टाइम लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने में, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा? इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 2 years 11 months and 18 days। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो याद करो, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक टाइम ड्यूरेशन यही आता है, 2 years 11 months and 18 days। तो 2 year 11 month and 18 days लगते हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में।
इनमें से वर्किंग डेज कितने थे? अब ऐसा नहीं था कि वो 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्टिन्यूसली काम करके कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। वर्किंग डेज थे 165, टोटल 165 वर्किंग डेज थे जो 11 सेशंस में कंक्लूड हुए थे। जैसे एक सेशन बैठता है, वो कुछ 15 दिन चला या 10 दिन चला, कभी 20 दिन चला, फिर उसके बाद सेशन एंड हो जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब नेक्स्ट सेशन हम इस दिन मिलेंगे सब, और वो सेशन कुछ दिन चलता है। ऐसे करके टोटल 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनल फॉर्म में था, जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस टाइम पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। और प्रेजेंटली अभी हमारे पास है 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 470 प्लस आर्टिकल्स। इसमें ये तो आपको याद होना चाहिए, पार्ट्स और शेड्यूल्स कितने नंबर है ये भी याद रखो। आर्टिकल्स कीप ऑन चेंजिंग, तो ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ये पूरी फिगर सीधी सीधी आती है पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसके एंड में सब मेंबर्स ने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स के सिग्नेचर हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने तारीख को किए इन्होंने सिग्नेचर? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन लास्ट सेशन एंड हो रहा था। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, तो इसलिए इस दिन इन्होंने साइन किए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने साइन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट से ही शुरुआत हुई होगी साइन करने की। फर्स्ट पर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द लास्ट वन वाज फिरोज गांधी। अब 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। वो 2 शख्स कौन थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। अगर आपको क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट टाइप्स में, अगर आ गया कि महात्मा गांधी was the member of constituent assembly, मोहम्मद अली जिन्ना was the member of constituent assembly, ऑप्शंस दिए हैं, both are correct. सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 is correct, थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट सेकेंड is correct, और ऑप्शन डी none of the above is correct. तो लास्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम तो खत्म हो गया। इसीलिए 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग वाले दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए। वो काम क्या थे? वो ये थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया हमारा इंडिया का नेशनल एंथम। क्या है हमारे इंडिया का नेशनल एंथम? बताओ। जन गण मन। वेरी गुड। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग। क्या है नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was appointed or was declared as the first president of India on 24th of January 1950. और एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इंडिया का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था। So with this we are done with framing of Indian Constitution. Thank you so much for watching. See you in another lecture. Bye.